हेलो बच्चों, कैसे हैं? सब ठीक ठाक। आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण। इसमें हम पहले थ्योरी पढ़ेंगे, फिर कुछ न्यूमेरिकल भी हम इस पर करेंगे और न्यूमेरिकल के आधार पर हम कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण समझेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर हमने एक कार्तीय निर्देश तंत्र दिखाया है। निर्देश तंत्र क्या होता है? जिसके सापेक्ष में वस्तु की स्थिति को बताते हैं कि वस्तु गतिमान है या विराम अवस्था में। ठीक है, किसी एक वस्तु के सापेक्ष। जैसे हम ये कह देंगे दोनों वस्तुएं एक दिशा में जा रही है, एक ही वेग से जा रही है, तो दोनों एक दूसरे क्या है? एक दूसरे के सापेक्ष क्या है? विराम अवस्था में। ये आगे चली जाए तो ये इसके सापेक्ष, ये वस्तु इसके सापेक्ष कौन सी अवस्था में? गतिमान अवस्था में। तो इस वस्तु को हम क्या कहेंगे? निर्देश तंत्र कहेंगे। भौतिक विज्ञान में या फिजिक्स में अगर हम कहें तो कार्तीय निर्देश तंत्र हम काम में लेते हैं। इसमें 3 अक्ष होती हैं, एक्स एक्स, वाई एक्स और जेड एक्स। तीनों एक्स एक दूसरे क्या होती हैं? लंबवत होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कार्तीय निर्देश तंत्र में Q1 की स्थिति और Q2 की स्थिति। Q1 की स्थिति हम क्या दिखा रहे हैं कि मूल बिंदु के सापेक्ष Q1 कितनी दूरी पे है, कितनी दूरी पे है या किस स्थिति पे है, वो हमें कौन बताएगा? स्थिति सदिश बताएगा। ठीक है, तो यहाँ पे Q1 की जो स्थिति है मूल बिंदु O के सापेक्ष कितनी है? R1 सदिश है। तो इसका स्थिति सदिश जो होगा उसे हम क्या कहेंगे? किससे डिनोट कर रहे हैं? R1 सदिश से। Q2 की स्थिति मूल बिंदु के सापेक्ष किस स्थिति पे है? R2 सदिश, यानी स्थिति सदिश क्या है? R2 सदिश है। आगे देखिए, अब जो बल हम दिखाएंगे, अब दोनों आवेश क्या करेंगे? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। Q1 जो होगा वो Q2 पर बल लगाएगा और Q2 जो होगा वो Q1 पर बल लगाएगा और दोनों की दिशा क्या होगी? विपरीत होगी। हम यहाँ पे लिख रहे हैं सदिश F21। इसका ये मतलब होता है कि 2 पर बल लग रहा है किसके कारण? एक के कारण। 2 पर बल लग रहा है किसके कारण? एक के कारण। ठीक है, यहाँ पर जो हमने F12 लिखा है इसका ये अर्थ होगा कि 1 पर बल है किसके कारण? 2 के कारण। 1 पर बल है किसके कारण? 2 के कारण। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एकांक सदिश दिखाया है R कैप 21, R21 कैप दिखाया है। इसका ये मतलब होता है कि 2 पर जो बल लग रहा है उसकी दिशा 2 की तरफ है, यानी यहाँ पे 2 पहले आया है। इसका ये अर्थ होगा कि जो Q1 के कारण Q2 पर बल लग रहा है उसकी दिशा किस तरफ है? 2 की तरफ है। किससे? 1 से 2 की तरफ है। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम एकांक सदिश दिखाएं तो हम क्या दिखाएंगे? R12 कैप दिखाएंगे। इसका ये मतलब होगा कि Q2 के कारण Q1 पर जो बल लग रहा है उसकी दिशा 1 की तरफ है। किससे? 2 से 1 की तरफ है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे Q2 का स्थिति सदिश दिखाएं किसके सापेक्ष? Q1 के सापेक्ष। या हम ये कहेंगे Q2 जो है वो किस स्थिति पर है? Q1 के सापेक्ष। तो हम दिखाएंगे सदिश R21 से, यानी ये स्थिति सदिश किसका है? 2 का है। किसके सापेक्ष है? 1 के सापेक्ष है। तो इसको हम किससे दिखाएंगे? सदिश R21 से। अगर हम 1 का स्थिति सदिश दिखाना चाहते हैं 2 के सापेक्ष, Q2 के सापेक्ष, यानी Q1 का स्थिति सदिश Q2 के सापेक्ष अगर हम दिखाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे क्या दिखाएंगे? सदिश R12 दिखाएंगे। ठीक है, 1 का स्थिति सदिश किसके सापेक्ष है? Q2 के सापेक्ष। समझ रहे? ठीक है, तो ये जो हमने संकेत लिखे हैं इनका आपको अर्थ पता होना चाहिए कि हमने यहाँ पे क्यों लिखा है। R1 सदिश Q1 का स्थिति सदिश है और मूल बिंदु के सापेक्ष। R2 सदिश Q2 का स्थिति सदिश है मूल बिंदु के सापेक्ष। F21 2 पर बल है किसके कारण? 1 के कारण। R21 बल की दिशा 2 की तरफ है, 1 से 2 की तरफ है। R21 क्या होगा? Q2 का, यानी 2 का स्थिति सदिश किसके सापेक्ष? 1 के सापेक्ष। R12 1 का स्थिति सदिश 2 के सापेक्ष। ठीक है, ऐसे इन सभी संकेतों के आपको अर्थ पता होने चाहिए। ठीक है, अब देखिए हम सदिश निरूपण हम कैसे दिखाते हैं। जैसे अगर हम ये लिखें कि Q2 पर बल किसके कारण? Q1 के कारण, या इसको हम ऐसे लिखते हैं Q2 पर Q1 के कारण बल कितना लगेगा? कैसे दिखाएंगे? सदिश F21, सदिश F21 2 पर बल, यानी Q2 पर बल किसके कारण? 1 के कारण, यानी Q1 के कारण। कैसे लिखेंगे? K। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? Q1 सदिश Q1 का परिमाण, यहाँ पे आ जाएगा Q2 का परिमाण, बट्टे में क्या आएगा? बट्टे में दूरी आती है ना बीच की, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है। ठीक है, वो हम दिखाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या दिखाएंगे? R21 का स्क्वायर दिखाएंगे। ठीक है, क्योंकि Q2 का जो स्थिति सदिश है, Q2 की जो Q1 से दूरी है वो कितनी है? R21 है। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या दिखाते हैं? अगर हम इसका सदिश निरूपण लिख रहे हैं तो इसका
इस बल की जो दिशा होगी वो भी हम बताएंगे, और बल की दिशा हम किसके द्वारा बताएंगे, एकांक सदिश के द्वारा बताएंगे। एकांक सदिश क्या होता है, जिसका परिमाण एक होता है और वो किसी सदिश की दिशा को व्यक्त करता है, दिशा को बताता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एकांक सदिश दिखाएंगे r कैप 2 1। इसका ये मतलब होता है कि इस बल की दिशा दो की तरफ है, इस बल की दिशा दो की तरफ है। बल किसके कारण लग रहा है, एक के कारण लग रहा है। ठीक है, बल की दिशा है किस तरफ, दो की तरफ है। ठीक है, तो r कैप 2 1 लिखेंगे। ठीक है, अब r21 का जो मान है हम कैसे निकाल सकते हैं, r21 का मान देखिए, इस पॉइंट को हम नाम देते हैं, मान लो कि a पॉइंट है, ये b पॉइंट है। ठीक है, तो एक त्रिभुज बना ओ ए बी। मैं अपने 11वीं क्लास में त्रिभुज का नियम पढ़ा होगा। त्रिभुज नियम से अगर हम लिखें क्या होता है कि दो क्रमागत भुजाओं का योग तीसरी जो विपरीत क्रम में भुजा होती है उसके बराबर होता है, यानी वो परिणामी को व्यक्त करती है। यानी अगर हम ये कह दें कि कोई त्रिभुज है, उसकी क्रमागत भुजाएं किन्हीं सदिशों को निरूपित करें, तो विपरीत क्रम में जो भुजा होती है वो दोनों का परिणामी बताएगी। ठीक है, जैसा अगर हम देखें तो r1 सदिश की जो दिशा है वो किस तरफ है, a की तरफ है। r21 की दिशा b की तरफ है, r2 की दिशा b की तरफ है, o से b की तरफ है। तो यहाँ पे एक त्रिभुज बना और इसमें दो क्रमागत भुजाएं कौन कौन सी हैं, OA है, AB है। विपरीत क्रम में कौन सी है, OB है। ठीक है, इस नियम से अगर हम लिखते हैं तो विपरीत क्रम में जो भुजा होगी वो किसको बताएगी, परिणामी को बताएगी। r2 सदिश बराबर हम क्या लिखेंगे, r1 सदिश है और इसमें क्या आ जाएगा, r21 सदिश आ जाएगा। हमें किसका मान चाहिए, ये मान रखने के लिए ये वाला मान चाहिए हमें, तो हम क्या लिखेंगे, सदिश है r21 बराबर हम क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे r2 सदिश माइनस r1 सदिश लिख देंगे। ठीक है, ये वाला मान अगर हम यहाँ पे रखना चाहें तो यहाँ पे हम रखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास है, सदिश f21 बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे k q1 का परिमाण q2 का परिमाण बट्टे में क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा r2 सदिश माइनस r1 सदिश के परिमाण का होल स्क्वायर, और यहाँ पे r कैप 2 1। ठीक है, तो ये जो समीकरण हम लिख रहे हैं ये क्या है, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण है। ठीक है, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण है। अगर हम Q1 पर बल Q2 के कारण लिखें तो हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए कैसे लिख सकते हैं, ये वाला जो समीकरण होगा वो क्या होगा, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण होगा। ठीक है, अब अगर हम लिखना चाहें Q1 के कारण, सॉरी Q1 पर किसके कारण, Q2 के कारण बल, Q2 के कारण अगर हम बल लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, सदिश F12 लिखेंगे। ठीक है, एक पर बल किसके कारण, दो के कारण। यहाँ पे क्या आएगा, k की जगह क्या आएगा, Q1 का परिमाण आ जाएगा, यहाँ पे Q2 का परिमाण आएगा। ठीक है, बट्टे में क्या होगा, यहाँ पे R12 का स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, R12 कैफ होगा। ठीक है, ये मैं क्या बता रहा है, ये स्थिति सदिश है किसका, Q1 का। ठीक है, किसके सापेक्ष है, दो के सापेक्ष। R कैफ 12 में क्या बता रहा है कि बल की दिशा को बता रहा है। ये जो बल लग रहा है किस पर लग रहा है, Q1 पर लग रहा है, तो इसकी दिशा है किस तरफ, एक की तरफ है। ठीक है, दो से एक की तरफ है। ठीक है, अब इसको अगर हम लिखना चाहें आगे, अब देखिए, अब ये वाली जो दिशा थी R21 की इस तरफ थी, अब R12 की जो दिशा होगी वो विपरीत हो जाएगी, R12 की जो दिशा होगी वो विपरीत हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखिए R21 हमने क्या लिखा था, R2 माइनस R1 लिखा था। अब इसमें हम बदलाव क्या करेंगे, देखिए अब विपरीत क्रम में, यानी इसकी दिशा R12 की दिशा ये वाली बनेगी, तो अब विपरीत क्रम में कौन सी भुजा होगी, ये वाली होगी। ठीक है, तो इसमें बदलाव हम क्या करेंगे, त्रिभुज नियम से अगर हम लिखें, यानी अब R12 की जो दिशा होगी वो अब ये वाली बन जाएगी। ठीक है, R12 की दिशा अगर ये होगी तो ये दोनों भुजाएं क्रमागत बन जाएंगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे R1 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, R2 प्लस R12 आ जाएगा। ठीक है, R12 आ जाएगा। तो इसको अगर हम लिखें तो इसको हम कैसे लिखेंगे, एक तो हमने ये वाला समीकरण लिखा, एक तो ये सदिश निरूपण को व्यक्त करेगा। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या चाहिए, R12 चाहिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सदिश R12 बराबर हम क्या लिख देंगे, R1 सदिश माइनस R2 सदिश लिख देंगे। ये वाला मान अगर हम यहाँ पे रख दें तो हम क्या लिखेंगे, सदिश F12 बराबर क्या लिख देंगे, K, और यहाँ पे Q1 का परिमाण, Q2 का परिमाण, और बट्टे में क्या आ जाएगा, सदिश R1 माइनस सदिश R2 का परिमाण का होल स्क्वायर, और यहाँ पे R कैप
F12 आ जाएगा। समझ रहे हैं? ठीक है। तो ये वाला जो समीकरण हमें मिलता है, दूसरा नंबर समीकरण, ये दोनों समीकरण क्या है? कूलॉम के नियम के सदिश निरूपण है। ठीक है, कूलॉम के नियम के सदिश निरूपण है। अब अगर हम देखें, ये दोनों जो समीकरण हमने लिखे हैं, 1 नंबर और 2 नंबर समीकरण, इनको हम एक रूप में और व्यक्त कर सकते हैं। देखिए, ठीक है, देखिए कैसे कर सकते हैं। ये दोनों समीकरण हम लिख रहे हैं एक साथ। देखिए, हम लिख रहे हैं सदिश F12 बराबर, हमने लिखा कि Q1 का परिमाण, दो समीकरण हमें मिले थे, Q2 का परिमाण बट्टे में क्या था, यहाँ पे था R1 माइनस R2 सदिश के परिमाण का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे था R12 F21 हमने लिखा। ये दो परबल है, किसके कारण? एक के कारण। तो हम क्या लिखेंगे कि यहाँ पे Q1 का परिमाण और यहाँ पे आ जाएगा Q2 का परिमाण, और बट्टे में क्या होगा, R2 सदिश माइनस R1 सदिश का होल स्क्वायर, परिमाण का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा R21। ठीक है। अब देखिए, आपको ये बात ध्यान में रखनी है साथ में कि जो हम यहाँ पे R1 सदिश माइनस R2 सदिश जो लिख रहे हैं और R2 सदिश माइनस R1 सदिश लिख रहे हैं, ये दोनों दूरियां क्या होंगी? सेम ही होंगी। यानी इनका जो परिमाण हमारे पास निकल के आएगा वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। चाहे तो हम R1 माइनस R2 लिख दें, चाहे हम R2 माइनस R1 लिख दें, चाहे हम इस दूरी को केवल किससे दिखा दें? केवल सदिश R से दिखा दें, ये तीनों दूरियां क्या होंगी? समान ही होंगी। इनका परिमाण जो होगा वो क्या होगा? समान ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम केवल समझने के लिए व्यक्त कर रहे हैं। बाकी होता क्या है कि सदिश R1 माइनस सदिश R2 का परिमाण बराबर होता है किसके? सदिश R2 माइनस सदिश R1 के परिमाण के, चाहे हम लिखते हैं सदिश R। ये तीनों मान एक दूसरे क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, ठीक है। तो चाहे हम यहाँ पे कोई सा भी लिख दें, कोई सा भी मान लिख दें, हमारे पास तीनों का परिमाण क्या आएगा? सेम ही आएगा। हम यहाँ पे केवल समझने के लिए लिख रहे हैं। ठीक है। अब देखो, ये दोनों समीकरण जो हमने लिखे हैं, इनका हम एक रूप और व्यक्त कर सकते हैं। एकांक सदिश जो होता है R कैप सदिश बराबर होता है सदिश R बट्टे सदिश R का परिमाण होता है। ठीक है, यानी एकांक सदिश का सूत्र क्या होता है? सदिश R, जो भी सदिश दिया हुआ हो और यहाँ पे इसका परिमाण लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम R कैप 12 लिखें, R कैप 12 जो है वो क्या लिखा जाएगा? देखिए, यहाँ पे सदिश R आएगा, यानी ये वाला जो सदिश है ये लिखा जाएगा R1 सदिश माइनस R2 सदिश। ठीक है, बट्टे में क्या आएगा? यह जाएगा, और बट्टे में क्या आएगा? इस सदिश का परिमाण लिखा जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? सदिश R1 माइनस सदिश R2 का परिमाण। ठीक है, ऐसे ही अगर हम लिखना चाहें R21 सदिश, तो बराबर में हम क्या लिखेंगे? R2 सदिश माइनस R1 सदिश। ठीक है, ये सदिश है, बट्टे में क्या आ जाएगा? R2 सदिश माइनस R1 सदिश का परिमाण लिखा जाएगा। ठीक है, ऊपर सदिश लिखा जा रहा है, परिमाण नहीं लिखा जा रहा है। यहाँ पे कोष्टक लगा रखा है हमने, और यहाँ पे परिमाण का संकेत लगा रखा है। ठीक है, अब ये दोनों मान अगर हम यहाँ पे रखते हैं, ये दोनों मान अगर हम यहाँ पे रखते हैं, तो हम क्या लिखेंगे? देखिए, अब ये दोनों समीकरण क्या बन जाएंगे? अब ये दोनों समीकरण क्या बन जाएंगे? ये वाला समीकरण क्या बन जाएगा? देखिए, F21 सदिश, F21 सदिश बराबर हम क्या लिखेंगे? K, और यहाँ पे आ जाएगा Q1 का परिमाण, Q2 का परिमाण। ठीक है, R कैप 12 की जगह हम क्या लिख देंगे? ये वाला मान अगर हम रखें तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? यहाँ पे लिखा जाएगा R1 सदिश माइनस R2 सदिश, बट्टे में क्या होगा? यहाँ पे स्क्वायर तो था ही, अब ये वाली वैल्यू और आएगी, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? क्यूब बन जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? सदिश R1 माइनस R2 सदिश का, R2 सदिश के परिमाण का यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्यूब आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें F21 सदिश, तो बराबर हम क्या लिखेंगे? के, यहाँ पे क्या आ जाएगा? Q1 का परिमाण, यहाँ पे आ जाएगा Q2 का परिमाण, और यहाँ पे सदिश R2 माइनस सदिश R1 आ जाएगा। ठीक है, बट्टे में क्या आ जाएगा? R2 सदिश माइनस R1 सदिश के परिमाण का क्यूब आ जाएगा। ठीक है, ये मान हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये दोनों जो समीकरण हमारे पास आते हैं, एक तो जैसे हमने कहा कि समीकरण 1 था, इस समीकरण को हम 2 नंबर कहते हैं, ये समीकरण 3 नंबर है, ये समीकरण 4 नंबर है। तो समीकरण 1 व 2 भी क्या है? कूलॉम के नियम के सदिश निरूपण है। समीकरण 3 और 4 भी क्या है? कूलॉम के नियम के सदिश निरूपण या सदिश निरूपित सदिश के रूप में हम इनको कैसे व्यक्त करें? ये सभी समीकरण वही हैं।
समीकरण 1 2 3 4 सभी वही, ठीक है। समीकरण 3 और 4 हमने क्या किया है, समीकरण 1 और 2 का एक दूसरा रूप लिखा है, ठीक है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और साथ में ये ध्यान में रखना है कि ये तीनों दूरियां क्या है, समान ही है, इनका परिमाण क्या है, समान ही है, ठीक है। और एकांक सदिश का आपको सूत्र ध्यान में रखना है, ये आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। आर के बराबर हम क्या लिखते हैं, सदिश आर अपॉन सदिश आर का परिमाण लिखते हैं, ठीक है। अब एक बात और, इसमें एक बात और ध्यान में रखोगे कि समीकरण 1 में जो आर कैप 1 2 है, आर कैप 1 2 जो है, ठीक है, वो एकांक सदिश है। एकांक सदिश का परिमाण समान ही होता है, परिमाण सदैव एक ही होता है। दिशा चेंज हो सकती है, दिशा अलग अलग हो सकती है, और दिशा के लिए हम प्लस माइनस इसमें लगाते हैं। जैसे हम ये कहते हैं कि आर कैप 1 2 जो है वो बराबर किसके हैं, R21 कैप के बराबर ही है, लेकिन दोनों की दिशा क्या है, विपरीत है। यानी R21 जो है, R21 कैप जो है, इसकी दिशा किस तरफ है, 2 की तरफ है, ठीक है, 1 से 2 की तरफ है। और R12 की दिशा 1 की तरफ है, किससे, 2 से 1 की तरफ है। दोनों का परिमाण समान है, दिशा अलग अलग है, दिशा भिन्न भिन्न है, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, यहाँ पे माइनस लगा देंगे। यानी आर कैप 1 2 R21 के परिमाण के तो बराबर है, लेकिन दिशा में दोनों एक दूसरे क्या है, विपरीत हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 व 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए इनको हम ऐसे लिख सकते हैं, सदिश F12 बराबर के, और यहाँ पे Q1 का परिमाण, Q2 का परिमाण, और यहाँ पे आर कैप 1 2 बट्टे में क्या होगा, R1 सदिश माइनस R2 सदिश के परिमाण का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये वाला जो समीकरण हम लिखे हैं, सदिश F21 बराबर हम क्या लिखेंगे, के, यहाँ पे Q1 का परिमाण और यहाँ पे Q2 का परिमाण, बट्टे में क्या लिखा जाएगा, R2 सदिश माइनस R1 सदिश के परिमाण का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आर कैप 21 आ जाएगा, ठीक है, माइनस आर कैप 21 आ जाएगा, क्योंकि ये वाला जो एकांक सदिश है इसकी दिशा के विपरीत है, ठीक है। चाहे हम इसको माइनस लिख दें, चाहे हम इसको माइनस लिख दें, एक तो माइनस हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब इन दोनों समीकरणों के आधार पर अगर हम देखें, इन दोनों समीकरणों के आधार पर अगर हम देखें तो हम क्या लिखेंगे, देखिए इन दोनों समीकरणों के आधार पर अगर हम लिखें तो हम क्या लिखेंगे कि जो सदिश F12 जो है वो बराबर है किसके, सदिश F21 के, लेकिन दिशा में क्या है, विपरीत है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। तो इसका ये अर्थ होता है, इसका ये अर्थ होता है कि एक आवेश जो दूसरे आवेश पर बल लगाता है, दोनों का परिमाण समान ही होता है। जैसे हम ये कह रहे हैं Q1 Q2 पर जो बल लगाएगा और Q2 जो होगा वो Q1 पर बल जो लगाएगा, उन दोनों का परिमाण क्या होगा, समान ही होगा, लेकिन दोनों बल एक दूसरे की दिशा में क्या होंगे, विपरीत होंगे, ठीक है। तो जो कूलॉम का नियम है वो न्यूटन के नियम के अनुरूप है, ठीक है। न्यूटन के नियम में क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, एक क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या 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 कहता है कि एक वस्तु दूसरी वस्तु पर जितना बल लगाती है उतना ही ये वाली वस्तु क्या करेगी, सामने वाली वस्तु पर भी विपरीत दिशा में उतने ही परिमाण का क्या लगाएगी, बल लगाएगी, ठीक है। और दोनों जो बल होते हैं, दोनों एक दूसरे की, दोनों बल एक ही वस्तु पर नहीं लगते, दोनों बल एक दूसरे अलग अलग वस्तु पर लगते हैं, ठीक है। तो कूलॉम का जो नियम है वो न्यूटन के नियम के अनुरूप कह सकते हैं, या न्यूटन के नियम का हम ये कह सकते हैं कि पालन करता है। न्यूटन का कौन सा नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का जो नियम है उसका पालन करता है, ठीक है। इस पॉइंट के आधार पर हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये था कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण। तो आपसे अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि सदिश निरूपण व्यक्त कीजिए, तो आप समीकरण 3 और 4 निकाल के दिखाओगे, ठीक है। 1 2 जो हमने निकाले थे वो भी निकाल के दिखा सकते हो। समीकरण 3 और 4 इसका थोड़ा सा विस्तारित रूप कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हम इस पर एक न्यूमेरिकल करें। जैसे आपसे कहा जाए, कि एक Q1 सदिश, Q1 आवेश है, एक Q1 आवेश है और इसका मान कितना है, हमने कह दिया 2 माइक्रोकूलम है, ठीक है। एक Q1 आवेश है जिसका मान कितना है, 2 माइक्रोकूलम है, और इसकी जो स्थिति है हमने कह दी 2 मीटर और 1 मीटर है, ठीक है। एक दूसरा सदिश है Q2, इसका मान है 5 माइक्रोकूलम और इसकी जो स्थिति है हमने कह दिया 2 मीटर और 4 मीटर है, ठीक है। या हम कह दें -2 और 4 मीटर है, -2 मीटर और 4 मीटर है, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि Q2 पर Q1 द्वारा लगा बल ज्ञात कीजिए, ठीक है। किस पर लगा बल,
Q2 पर, किसके कारण, Q1 के कारण, ठीक है। सूत्र आप क्या लिखोगे, ये वाला लिख दोगे, ठीक है, ये है। तो Q2 पर Q1 के कारण या Q2 पर Q1 के द्वारा कितना बल लगा वो हमें देखना है, ठीक है। इसमें देखिए कि जैसे जो सदिश लिखा जाता है, जैसे हमने लिखा सदिश ए, कोई भी सदिश लिखा जाता है उसको हम कैसे लिखते हैं, एक तो उसका x निर्देशांक लिखा जाता है प्लस y निर्देशांक लिखा जाता है अगर द्विविमीय निर्देशांक में अगर हम लिख रहे हैं तो, और त्रिविमीय निर्देशांक के रूप में अगर हम लिखते हैं तो यहाँ पे z वाला निर्देशांक साथ में और आ जाता है, ठीक है। तो अगर हम लिखना चाहते हैं, जैसे मान लो Q1 सदिश था, सॉरी Q1 आवेश है, उसकी स्थिति सदिश हम किससे दिखा रहे हैं, R1 सदिश है, तो इसको हम लिखेंगे, देखिए R1 सदिश बराबर, अगर हम इससे तुलना करें तो यहाँ पे 2x की जगह क्या आ जाएगा, 2 i कैप, और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस j कैप आ जाएगा। अगर हम R2 सदिश लिखना चाहें तो हम क्या लिख देंगे, -2 i कैप और प्लस में क्या आ जाएगा 4j कैप आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों मान हमें मिल चुके, ये दोनों मान हमें मिल चुके हैं, ठीक है। अब देखिए हमें F21 निकालना है, तो R2 माइनस R1 का हमें परिमाण निकालना है। तो चाहे हम R1 माइनस R2 का परिमाण निकाल लें, चाहे हम R2 माइनस R1 का परिमाण निकाल लें, दोनों परिमाण हमारे पास क्या आएंगे, सेम ही लिखे जाएंगे, ठीक है। अब देखिए अगर हम इसको लिखें तो इस सूत्र में हम मान रखना चाह रहे हैं, जैसे तो हम क्या लिख रहे हैं, R2 सदिश माइनस R1 सदिश अगर हम निकालना चाहें तो R2 सदिश माइनस R1 सदिश, इसको हम कैसे लिखेंगे, -2i कैप प्लस 4j कैप, ठीक है, 4j कैप, और यहाँ पे आ जाएगा -2i कैप प्लस j कैप आ जाएगा, ठीक है। तो ये मान कितना बनेगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये बन जाएगा, सॉरी ये जुड़ जाएंगे, ये बन जाएगा -4 i कैप, ठीक है, और ये आ जाएगा प्लस 3j कैप आ जाएगा, ठीक है। -2 -4i कैप प्लस 4j कैप माइनस j कैप, ये घट जाएगा इसमें से, तो ये 3j कैप आ जाएंगे। तो ये मान हमारे पास आ जाता है R2 सदिश माइनस R1 सदिश का ये मान आ जाता है, ठीक है। अब देखिए इस सूत्र में मान रखना है तो k का मान रख देंगे 9 × 10⁹, Q1 का परिमाण ये वाला, ठीक है, Q2 का परिमाण ये वाला, R2 माइनस R1 सदिश, R2 माइनस R1 सदिश हमें ये लेना है, ठीक है, और यहाँ पे इसका परिमाण का क्यूब करना है, ठीक है। देखिए इस सूत्र में हम मान रख रहे हैं, तो हम लिखेंगे सदिश F21 बराबर, हम क्या लिखेंगे, k का मान कितना, 9 × 10⁹, ठीक है। Q1 का परिमाण कितना था, Q1 का परिमाण था 2 माइक्रोकूलम, तो 2 × 10⁻⁶। Q2 का परिमाण कितना था, -5 था, परिमाण अगर हम लिखेंगे धनात्मक आएगा, तो 5 × 10⁻⁶ कितना, -6, ठीक है। बट्टे में क्या होगा, बट्टे में इस सदिश का परिमाण, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, -4i कैप प्लस 3j कैप के परिमाण का क्यूब लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे सदिश लिखा जाएगा R2 सदिश माइनस R1 सदिश, ये था हमारे पास मान, तो हम यहाँ पे ये लिख देंगे, देखिए यहाँ पे आ जाएगा -4i कैप प्लस में 3j कैप आ जाएगा, ठीक है। ऊपर वाला जो मान लिखा जा रहा है ये वाला, ये केवल सदिश है, परिमाण नहीं है, ठीक है। अब अगर हम इसको और सरल करते हैं, अब इसको अगर हम और सरल करें तो हम क्या करेंगे, इसका परिमाण निकालेंगे, ठीक है। परिमाण कैसे निकाल लेंगे, देखिए ये जो परिमाण है ये इसका परिमाण आएगा √4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो ये परिमाण कितना आ जाता है, 5 आ जाता है, ठीक है। इसका परिमाण कितना आ जाता है, 5 आ जाता है, यानी यहाँ पे -4 का स्क्वायर प्लस का 16 आएगा और प्लस 3 का स्क्वायर प्लस का 9 आएगा, परिमाण कितना आ जाता है, 5 आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सदिश F21 बराबर क्या आ जाएगा, पावर अगर हम देखें तो 9 दूनी 18, 10 ये हो गए 90, 90 इंटू ये आ जाता है 10⁻9, ये 12 है, तो 10⁻, माइनस कितने बचे 3, ठीक है, 6 6 12 में से ये 9 चले गए तो ये बचे -3, और बट्टे में क्या होगा, 5 का क्या आ जाएगा क्यूब, और ये आ जाएगा -4i कैप और प्लस में 3j कैप आ जाएगा, ठीक है। तो ये मान आता है सदिश F21 बराबर ये आता है 90 × 10⁻³ बट्टे में आएगा 125, ठीक है, 125 आ जाता है, और यहाँ पे आ जाता है -4i कैप प्लस में 3j कैप, ठीक है। अब इसको अगर हम और देखें, सरल करें, तो ये आ जाता है
ये आ जाता है 90। यानी ये इसको अगर हम सरल करें 5 का दोनों में भाग चला जाएगा तो ये आ जाएगा 1 को 4 18 पंजू 90 और इसमें भाग जाएगा तो 5 दूनी 10 2 बचे 25 और ये आ जाता है इंटू 10 की घात -3 -4 आई कैप प्लस में 3 जे कैप। ठीक है, और इसका में अगर हम भाग दें तो ये भाग जाएगा 0.180 आ गई 180 25 का 150 और ये आ जाता है 180। तो 25 का अगर हम भाग दें तो 150 और 175 भाग चला गया कितनी बार 7 बार। ठीक है, फिर ये बचे 5 25 दूनी 50। ठीक है, तो 0.72 इंटू 10 की घात -3 और यहाँ पे -4 आई कैप प्लस में 3 जे कैप। तो ये मान आ जाता है हमारे पास है Q2 पर जो बल लगे हुए किसके कारण 1 के कारण। ठीक है, अब देखिए आगे कूलाम के नियम से संबंधित कुछ बातें हैं या कुछ तथ्य हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए एक तो कूलाम का जो नियम है एक तो देखिए कूलाम का जो नियम है वो केवल किसके कारण किसके लिए लागू होता है, बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है। बिंदु आवेश कैसे होने चाहिए, स्थिर होने चाहिए, या फिर हम ये कहते हैं कि स्थिर आवेशों के लिए लागू होता है। ठीक है, स्थिर आवेशों के लिए लागू होता है। ठीक है, और यहाँ पे हम बुक में जो आवेश पढ़ रहे हैं वो गोलीय आवेश पढ़ रहे हैं और वो आवेश आकार में छोटे हैं इसलिए हम इनको बिंदु आवेश कह सकते हैं। ठीक है, अगर आवेश गतिमान हो जाए तो केवल कूलाम के नियम से हम बल नहीं निकाल सकते क्योंकि उस समय चुंबकीय क्षेत्र और उत्पन्न हो जाता है और वहां पे चुंबकीय बल और काम करने लग जाते हैं। ठीक है, वहां पे चुंबकीय बल और काम करने लग जाते हैं तो हम केवल कूलाम के नियम से गतिमान आवेशों के बीच में जो बल लग रहा है उसको हम नहीं निकाल सकते। वहां पे चुंबकीय बल और लग जाता है तो वहां पे हमें दूसरा कोई तरीका देखना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी बात ये कि अभी जो हमने लिखा था सदिश F12 सदिश हमने लिखा था बराबर लिखा था सदिश F21 सदिश, यानी ये जो मान है यानी ये जो बल है वो इस बल के क्या है परिमाण में समान है लेकिन दिशा में क्या है विपरीत है। तो न्यूटन के नियम के अनुरूप है या फिर हम ये कह दें कि कूलाम का जो नियम है वो न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया नियम के क्या है क्रिया प्रतिक्रिया नियम का क्या करता है पालन करता है। ठीक है, दूसरी बात ये। अब तीसरी बात देखिए, तीसरी बात इसमें क्या होगी कि कूलाम का जो नियम है या कूलाम बल जो है या जो विद्युत बल है यानी कूलाम बल या फिर हम ये कह दें कूलाम का जो नियम है वो 10 की घात -15 मीटर दूरी से लेके कुछ किलोमीटर तक मान्य है। 10 की घात -15 मीटर से अगर हम दूरी कम लेते हैं 10 की घात -15 मीटर से दूरी अगर हम कम लेते हैं तो क्या होगा 10 की घात -15 मीटर से दूरी अगर हम कम लेते हैं तो वहां पे नाभिकीय बल काम करने लग जाते हैं। ठीक है, अब नाभिकीय बल जो ये जो बल होता है विद्युत बल उनकी तुलना में क्या होते हैं प्रबल होते हैं, ज्यादा प्रबल होते हैं। तो 10 की घात -15 मीटर के अंदर विद्युत बल काम नहीं करेंगे, वहां पे कौन काम करने लग जाता है नाभिकीय बल। ठीक है, जैसे हम ये कहते हैं कि ये परमाणु है। ठीक है, और यहाँ पे नाभिक है। अब नाभिक के पास प्लस आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन के पास माइनस आवेश होता है, इन दोनों के बीच में कूलाम का नियम काम करेगा। लेकिन अगर हम इसी इलेक्ट्रॉन को अगर नाभिक के अंदर ले जाएं तब वहां पे कूलाम का नियम काम नहीं करेगा, कूलाम बल काम नहीं करेगा, उसके अंदर बाद में नाभिकीय बल काम करने लग जाते हैं। ठीक है, तो कूलाम का नियम 10 की घात -15 मीटर से लेके कुछ किलोमीटर की दूरी तक ये लगता है या मान्य है। ठीक है, एक जैसे जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल और कूलाम का जो नियम है वो एक दूसरे के वैसे संगति है। जैसे हम कूलाम का नियम क्या लिखते हैं F बराबर हम लिखते हैं K(Q1 Q2) अपॉन में R² और गुरुत्वाकर्षण का नियम हम क्या लिखते हैं F बराबर यहाँ पे G(M1 M2) अपॉन R²। ठीक है, अब दोनों नियम एक जैसे ही हैं, इसमें आवेशों के संगत इसमें क्या होगा द्रव्यमान होगा। ठीक है, और यहाँ पे कांस्टेंट जो आता है K उसकी जगह यहाँ पे गुरुत्वीय नियतांक आ जाता है। ठीक है, ये दो द्रव्यमानों के लिए लगते हैं, ये दो आवेशों के लिए लगते हैं। ठीक है, लेकिन इन दोनों में अगर हम देखें जैसे हमने इसको दिखा दिया Fe से और इसको हमने दिखा दिया Fg से, इन दोनों में प्रबल कौन होता है Fe होता है। ठीक है, इन दोनों में प्रबल Fe होता है। जैसे हम ये कहते हैं जैसे अगर हम ये कहते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास। ठीक है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो 2 इलेक्ट्रॉनों के मध्य
दो इलेक्ट्रॉनों के मध्य एक तो कौन सा बल लग रहा है, कूलाम बल लग रहा है, एक गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में जो बल लगता है, कौन सा बल, एक तो कूलाम बल और एक गुरुत्वाकर्षण बल। तो कूलाम बल जो होता है वो 10 की पावर 43 गुना ज्यादा होता है एफ जी से, यानी गुरुत्वाकर्षण बल से। ठीक है, 10 की पावर 43 गुना एफ ई जो होता है वो एफ जी से ज्यादा होता है दो इलेक्ट्रॉनों के मध्य। ठीक है, और प्रोटॉन प्रोटॉन के मध्य अगर हम देखें तो एफ ई अपॉन एफ जी जो होता है वो कितना होता है, 10 की पावर 36 गुना क्या होता है, ज्यादा होता है। 10 की पावर 36 गुना प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में जो कूलाम बल लग रहा है वो 10 की पावर 36 गुना उन्हीं प्रोटोनों के मध्य जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है उसकी तुलना में 10 की पावर 36 गुना क्या होता है, ज्यादा होता है। तो परबल कौन सा है, कूलाम बल है। ठीक है, एक जैसे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मध्य जो बल लगता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो बल लगता है एफ ई अपॉन एफ जी, ये बल होता है 10 की पावर 39 गुना क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, विद्युत बल जो होता है 10 की पावर 39 गुना क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में ज्यादा होता है। ठीक है।